अंडरकवर अजीत डोवल इन थियरी एंड प्रैक्टिस। लेखक प्रवीण डोंती की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह किताब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के जीवन, रणनीति और उनके गुप्त अभियानों अंडरकवर ऑपरेशंस पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की ओर मोड़ा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी किताब की दुनिया में जिसका नाम है अंडर कवर, अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये किताब प्रवीण डोंथी ने लिखी है, जो प्रतिष्ठित पत्रिका द कारवा से जुड़े हैं। ये कोई साधारण जीवनी नहीं है, ये उस शख्स की कहानी है जिसे देश का सबसे ताकतवर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, जिसकी छवि एक जासूस, एक योद्धा, एक रणनीतिकार की है। लेकिन ये किताब उस छवि के पीछे झांकने की कोशिश करती है, सवाल उठाती है और हमें बताती है कि शायद हकीकत उस तस्वीर से कहीं ज्यादा जटिल है। हमारी कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव घिरी बनारसियों से होती है, जहां 20 जनवरी 1945 को अजीत कुमार डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। ये वह पृष्ठभूमि थी जिसने उनके अंदर अनुशासन और देशभक्ति के बीज बोए। उन्होंने अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की और फिर आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। 1968 में अजीत डोभाल भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल हुए। यहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही वह खुफिया दुनिया के सबसे अंधेरे और खतरनाक रास्तों पर चलने लगे। उनकी पहचान बनने लगी एक स्पाई के रूप में। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर काम किया, भारतीय उच्चायोग में 6 साल बिताए। ये वह दौर था जब उनकी तुलना जेम्स बॉन्ड से होने लगी। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उन मिथकों को तोड़ने की कोशिश करती है जिन्होंने डोभाल की छवि को घेर रखा है। लेखक प्रवीण डोंथी ने उनके जीवन के उन पहलुओं पर गौर किया है जिन पर आमतौर पर बात नहीं होती। वह उनके उन वर्षों को उजागर करते हैं जब वह खुफिया निदेशालय इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे और कैसे उनके अनुभवों ने उनकी सोच को आकार दिया। किताब का एक अहम हिस्सा है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कहानी। 1988 में जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था, डोभाल ने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी चर्चा आज भी होती है। वह खुद को आईएसआई एजेंट बताकर स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए। उन्होंने आतंकवादियों के बीच रहकर उनकी योजनाओं, हथियारों की स्थिति और नक्शों की जानकारी जुटाई। यहाँ तक कि उन्होंने आतंकवादियों को गलत सलाह देकर उनकी रणनीति को भी कमजोर किया। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वो पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें यह सैन्य सम्मान मिला। ये घटना डोभाल की छवि का सबसे चमकता हुआ पहलू है, लेकिन किताब इस छवि के पीछे जाकर सवाल उठाती है। लेखक का दावा है कि डोभाल की सार्वजनिक छवि एक सुपर स्पाई की है, जो शायद वास्तविकता से मेल नहीं खाती। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डोभाल की सोच ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को आकार दिया, खासकर 2014 के बाद जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बने। 2014 का वह दौर भारतीय राजनीति के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डोभाल को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। यह फैसला अपने आप में एक संकेत था कि अब देश की सुरक्षा नीति में एक नया दृष्टिकोण आएगा, एक अधिक आक्रामक और सख्त रुख। डोभाल, जो पहले से ही सुरक्षा मामलों के जानकार थे, अब सबसे ताकतवर पदों में से एक पर आसीन हुए। किताब में बताया गया है कि कैसे डोभाल ने अपने इस पद का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया और प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच बनाई। लेखक के अनुसार डोभाल के पास इतनी शक्ति है कि जब वो प्रधानमंत्री के साथ होते हैं तो कोई अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को भी कॉल ट्रांसफर नहीं करने दी जाती। ये डोभाल के असाधारण प्रभाव को दर्शाता है। डोभाल की सबसे बड़ी पहचान उनका आक्रामक रक्षा का सिद्धांत है। उनका मानना है कि दुश्मन को उसकी जमीन पर ही मारा जाना चाहिए। इसी सोच का नतीजा था 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक। पूरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह ऑपरेशन डोभाल की रणनीति का हिस्सा था। इसी तरह 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी डोभाल की अहम भूमिका थी। लेकिन किताब इन सफलताओं के साथ साथ उन विवादों को भी उठाती है जो डोभाल के कार्यकाल में हुए। लेखक का तर्क है कि डोभाल का दृष्टिकोण स्ट्राइडेंट हिंदू नेशनलिज्म से जुड़ा है। ये उनकी सोच का वह पहलू है जिसकी आलोचना भी होती है। किताब में एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से कहा गया है कि डोभाल के कार्यकाल में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे पदों का महत्व कम हो गया है, उन्हें सिफर बना दिया गया। यह एक गंभीर आरोप है जो डोभाल के केंद्रीकृत अधिकार को इंगित करता है। किताब में डोभाल के उन भाषणों और लेखों का भी जिक्र है जो उनकी सोच को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 2012 में उन्होंने लिखा था, हिंसक समूह खुद को समाज के असंतुष्ट वर्गों का उद्धारकर्ता बताते हैं और हिंसा करते हैं। सरकार द्वारा कानून बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों को उत्पीड़न और दमन के रूप में पेश किया जाता है, जिससे सरकार की वैधता कमजोर होती है।
ये उनका वह विश्लेषण है जो उन्हें एक सिद्धांतकार के रूप में भी स्थापित करता है। 2015 में नेशनल पुलिस अकादमी में उन्होंने कहा, ये युद्ध सेनाओं से नहीं जीता जा सकता, ये पुलिस वालों का युद्ध है। अगर तुम जीत गए तो देश जीत गया। ये वाक्य उनकी सोच का सार है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों की अहमियत सबसे ज्यादा है। लेकिन ये किताब सिर्फ डोभाल की उपलब्धियों और उनकी सोच का ब्यौरा नहीं है, ये उन विवादों को भी उजागर करती है जिनसे वह जुड़े रहे हैं। किताब में एक वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि डोभाल के कार्यकाल में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ा है, लेकिन आलोचक इसे शक्ति का केंद्रीकरण कह सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्या एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति होना सुरक्षा के लिए फायदेमंद है या खतरनाक? किताब के सबसे चर्चित हिस्सों में से एक है डोभाल का विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (VIF) से जुड़ाव। ये एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 2009 में डोभाल ने की थी। किताब में बताया गया है कि कैसे यह संस्थान सरकार के करीबी लोगों के लिए एक मंच बन गया और इससे डोभाल का प्रभाव और बढ़ गया। कहा जाता है कि यह संस्थान पिछली सरकार के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (NAC) की तरह काम करता था। किताब में डोभाल के उन फैसलों का भी जिक्र है जिनकी आलोचना हुई। उदाहरण के लिए 2015 में म्यांमार में NSCN के उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ, जहां भारत ने दावा किया कि उसने म्यांमार की सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को मार गिराया। वहीं म्यांमार सरकार ने इन हमलों से इनकार कर दिया। ऐसे मामले डोभाल की आक्रामक रणनीति की जटिलताओं को दर्शाते हैं। किताब के अंत में लेखक डोभाल की विरासत पर सवाल उठाते हैं। वह ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि डोभाल की छवि एक सुपर स्पाई की है जिसे मीडिया ने बनाया है और जो शायद वास्तविकता से मेल नहीं खाती। ये किताब उस मीडिया की भी आलोचना है जिसने डोभाल को एक अजेय नायक के रूप में पेश किया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किताब अपने आप में विवादों से घिरी हुई है। कई पाठकों ने इसे पक्षपातपूर्ण और नकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि लेखक ने डोभाल के खिलाफ आरोप लगाने के लिए अनाम सूत्रों का सहारा लिया है। कुछ का मानना है कि किताब का उद्देश्य डोभाल की छवि को धूमिल करना है, न कि निष्पक्ष विश्लेषण करना। दूसरी ओर कुछ पाठकों ने इस किताब को साहसिक और आवश्यक बताया है। उनका मानना है कि यह किताब उस व्यक्ति पर सवाल उठाने का साहस दिखाती है जिससे कई लोग डरते हैं। ये किताब उन अंधेरे प्रकरणों पर सवाल उठाती है जिन्हें मीडिया ने नज़रअंदाज कर दिया। तो असली सच क्या है? क्या अजीत डोभाल वास्तव में वह जेम्स बॉन्ड है जिनकी छवि बनाई गई है, या वह एक विवादास्पद व्यक्ति है जिनकी शक्ति और सोच ने देश की सुरक्षा नीति को एक नई लेकिन खतरनाक दिशा दे दी है? इस सवाल का जवाब शायद किताब के पन्नों में नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर पाठक को खुद तय करना है। अंडरकवर एक ऐसी किताब है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें बताती है कि हीरो और खलनायक के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है और सत्ता के गलियारों में सच्चाई का पता लगाना आसान नहीं होता। अजीत डोभाल आज भी देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। 2019 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वह अब तक के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहने वाले व्यक्ति हैं। उनकी सोच, उनकी रणनीति और उनके फैसले भारत की सुरक्षा नीति को आकार देते रहते हैं। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला, डोभाल की छाप हर जगह है। अंडरकवर उसी डोभाल की एक अलग तस्वीर पेश करती है। ये उस व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा से सत्ता के केंद्र में रहा है, लेकिन हमेशा परछाइयों में। ये किताब उन परछाइयों को हटाने की कोशिश करती है, भले ही वो अपने आप में एक विवादास्पद प्रयास ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी अंडरकवर, अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस की कहानी। एक ऐसी किताब की कहानी जो सवाल उठाती है, जो बहस को न्योता देती है और जो हमें याद दिलाती है कि सच्चाई अक्सर उससे कहीं ज़्यादा जटिल होती है जितना हम सोचते हैं। ये किताब उन सभी के लिए है जो सत्ता, खुफिया दुनिया और उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो चुपके से इतिहास लिखते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।